गवर्नर वाला चैप्टर देखते हैं, पेज नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 1 कि जो ओरिजिनल प्लान था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो गवर्नर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने नहीं जाएंगे बल्कि उनका भी इलेक्शन होगा। तो पर ये वाला जो प्लान है इसको हमने ड्रॉप कर दिया था, मतलब ये वाला आइडिया हमने नहीं माना था। फिर हमने लिख दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करवाएगी गवर्नर्स को, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए हमारे पास ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है जो कि इलेक्टेड एमएलए है, और अगर एक और पोस्ट पे हम लोग इलेक्शन करवा देते गवर्नर का तो फिर गवर्नर और सीएम के बीच में टकराव ज़्यादा बढ़ सकता था। एक तरीके से दूसरा इलेक्शन होता, लोग नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट को चुनने के लिए भी इलेक्शन करते, इलेक्शन में वोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते, प्लस गवर्नर की वोटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होते, तो फालतू में दूसरा इलेक्शन भी करवाना लगता। और ऊपर से गवर्नर के पास हमने पावर ज़्यादा दी नहीं है, उसको काम वही करना होता है जो सीएम उससे कहता है, जो मिनिस्टर्स उससे कहते हैं, तो फालतू में हम उसकी वोटिंग क्यों करवाएं। तो इसलिए हमने ये वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया। सेकेंड वाला कह रहा है हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है गवर्नर। तीसरा वाला जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है वो कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फोर्थ वाला सेम है। फिफ्थ वाला जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो किस आर्टिकल के अनुसार होता है? तो 155 155 आर्टिकल के अनुसार गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। सिक्स वाला कहते हैं फॉर एग्जाम्पल तो नहीं है, खैर पूछ रहा है कि गवर्नर के परिदृश्य में देखा जाए या फिर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए बाय बर्थ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बाय बर्थ नहीं, कैसे भी होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर रखे हों, तो यस 35 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम उम्र गवर्नर की, जैसे प्रेसिडेंट की होनी चाहिए या फिर वाइस प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। उसके बाद में उसकी एलिजिबिलिटी सेम वही होनी चाहिए जो लोकसभा की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एज सच कोई सेंस नहीं है। फिर फोर्थ वाला, ही मे बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है उसको एक बार में। हाँ, ये करेक्ट है। ये हुआ था 7th अमेंडमेंट 1956 में। एक ऐसा क्लॉज जोड़ दिया गया था कि सिंगल पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी का भी एक साथ गवर्नर हो सकता है। 7th वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वालिफिकेशंस कौन सा आर्टिकल बताता है गवर्नर की? तो आर्टिकल नंबर 157 बताता है क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है रिगार्डिंग द गवर्नर? पहला, गवर्नर ओथ लेता है जब वो ऑफिस में आते हैं तब। हाँ, करेक्ट है। दूसरा, जो ओथ का फॉर्मेट होता है कि ओथ में लेना क्या है, उन्हें किस तरीके से बोलना है, वो 3rd शेड्यूल में दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। प्रेसिडेंट का और गवर्नर का जो ओथ है वो 3rd शेड्यूल में नहीं दिया गया है, वो आर्टिकल में दिया गया है। और गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर को वो दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट। थर्ड वाला कि हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनको ओथ दिलवाते हैं, अगर वो नहीं होते तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट दिलवाता है। करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 159। ओथ वगैरह के बारे में आर्टिकल 159 में दे रखा है। हाँ, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन ओथ दिलवाता है गवर्नर को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 10 वाला,
Governor of the state is appointed by the president. Yes. Holds office during the pleasure of the president. Yes. Is the head of state executive power. Yes. Normally holds office for 5 years. Yes. इनका कोई रिटायरमेंट एज नहीं दे रखी है, लेकिन हाँ 5 साल तक इनका जनरल टेन्योर होता है. उससे पहले अगर चाहें तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गवर्नर के बारे में सच नहीं है? तो ऑप्शन डी कि उनको हटाया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नर का टर्म लगभग 5 ईयर्स होता है जब वो ऑफिस में आते हैं तब से. इसमें से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? स्टेटमेंट 1, किसी भी गवर्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने टर्म को पूरा कर ले. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. उनके टर्म से पहले भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहें तो. दूसरा स्टेटमेंट कि कोई भी गवर्नर 5 साल के आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता उसी पोस्ट पे. नहीं, ऐसी भी बात नहीं है. अगर 5 साल उनके हो गए हैं और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो और कुछ टाइम तक गवर्नर बने रहें तो बने रह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. कौन अपने पद पर रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहें तो? गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो गवर्नर जब तक अपने पोस्ट पे बने रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं उनको. 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, इंडिया के अंदर एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता एक समय पे. नहीं, ये गलत है. दूसरा, जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं स्टेट्स के अंदर, वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा. और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा. नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. बस हाई कोर्ट के जज के केस में प्रेसिडेंट को राय लेनी होती है गवर्नर की भी. ऑप्शन सी, कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिमूव कैसे करें गवर्नर को. हाँ, रिमूवल कोई अलग से नहीं बताया गया है. जब प्रेसिडेंट चाहें तब रिमूव कर सकते हैं, बस यही है. फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को अपॉइंट करता है? तो गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. और एक और बात, जो गवर्नर थे कश्मीर के, उनको पहले बोला जाता था सदर ए रियासत, और 1965 में इस नाम को, सदर ए रियासत को, चेंज कर दिया गया था गवर्नर में. यानी अब 1965 के बाद में गवर्नर को गवर्नर बोला करते थे कश्मीर के. 1965 से पहले सदर ए रियासत कहा जाता था. तो पूछा गया कि कौन से अमेंडमेंट में ये सब हुआ? तो 6th अमेंडमेंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पास खुद का अलग संविधान था. तो 1965 के बाद में वहाँ पे भी गवर्नर होता था. उससे पहले सदर ए रियासत बोलते थे. पूछा है कि यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती हैं? प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर, एडमिनिस्टर? तो प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती हैं, और प्रेसिडेंट अपने किसी नुमाइंदे को वहाँ रखते हैं, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखेंगे या एडमिनिस्ट्रेटर को रखेंगे, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का? तो ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र मुर्मू. गिरीश चंद्र मुर्मू सबसे पहले गवर्नर बने थे जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 21,
गवर्नर की जो सैलरी होती है और जो अलाउंसेस होते हैं वो किसके द्वारा पे किए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट में से, बोथ ए एंड बी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से, जिस स्टेट के वो गवर्नर होते हैं उस स्टेट में से उनको सैलरी मिलती है। अगर 22 वाला क्वेश्चन कह रहा है, 22 वाला कह रहा है व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर टू और मोर स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अगर कोई बनता है तो उसके अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स कैसे पे किए जाते हैं? जितने स्टेट्स का वो गवर्नर होता है उन स्टेट्स में बांट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नर बना है यूपी का और एमपी का और उसको सैलरी देनी 1,00,000 रुपये, तो 50,000 रुपये आएंगे यूपी के फंड में से और 50,000 आएंगे मध्य प्रदेश के फंड में से। अगर वो सिर्फ यूपी का होता तो पूरे 1,00,000 आते यूपी के फंड में से, कंसोलिडेटेड फंड में से। तो ये जो एलोकेशन है वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ही। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट? इनमें से कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो कि गवर्नर को मिली हैं? डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब ऐसी पावर्स जिसके अंदर गवर्नर अपने बुद्धि विवेक खुद से डिसीजन लेता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनता बल्कि खुद से डिसीजन लेता है। इनमें से कौन से पावर्स हैं वो, या कौन सी सिचुएशंस हैं? पहला, जब वो रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हाँ करेक्ट, उसमें गवर्नर खुद डिसाइड करता है उसे क्या लिखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर या अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं, जब मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं तो खुद की मर्जी से अपॉइंट नहीं करता, चीफ मिनिस्टर की मर्जी से अपॉइंट करता है। तीसरा, रिजर्विंग द बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल लेके आई है स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर के पास आया है साइन होने के लिए, तो गवर्नर की मर्जी है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट को भेज दे और प्रेसिडेंट की मर्जी का इंतज़ार करे। तो हाँ, इस केस के अंदर गवर्नर बाध्य नहीं होता कि वो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की बात सुनेगा। अगर उसे लगेगा कि ये जो बिल है वो मैं साइन नहीं करूँगा, प्रेसिडेंट को करना चाहिए, प्रेसिडेंट को देखना चाहिए, तो वो भेज देगा बिना पूछे। चौथा, मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा, कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, कौन सा ऑफिसर क्या करेगा, ये सारी चीज़ खुद से डिसाइड नहीं कर सकता गवर्नर। जैसा जैसा चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बोलते हैं वैसा वैसा करता है इस केस के अंदर। 24 वाला क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ द स्टेट मे एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसल्टेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन। गवर्नर इंडिपेंडेंटली कब एक्ट कर सकता है? जब गवर्नमेंट को मेजॉरिटी प्रूव करनी हो इन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ। अगर गवर्नमेंट प्रूव नहीं कर पाई तो गवर्नर हटा देगा एग्जीक्यूटिव को। सेकंड, टू टर्मिनेट द चीफ मिनिस्टर, हाँ, चीफ मिनिस्टर को हटा देगा या उसकी जो पद है उसको छीन लेगा। अगर रिजर्व करना है कोई भी बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, हाँ वो कर सकता है बिना पूछे। चौथा, टू सेंड बैक अ बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकन्सिडरेशन, हाँ एक बार के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है बिना पूछे किसी से कि प्लीज़ आप इसके लिए या इस बिल पे एक और बार विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से आर्टिकल के अंदर गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं बिल प्रेसिडेंट के लिए? तो आर्टिकल 200। ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन कि कौन से आर्टिकल के अंदर गवर्नर के पास जो साइन किया हुआ बिल होता है वो गवर्नर खुद साइन नहीं करते और प्रेसिडेंट को भेज देता है, वो होता है आर्टिकल 200। 26 वाला भी सेम है। 27 नहीं पढ़ना, 28 वाला देखते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें गवर्नर को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? तो 213। 123 है प्रेसिडेंट को पावर ऑर्डिनेंस की और 213 है गवर्नर की पावर फॉर इशूइंग द ऑर्डिनेंस। 29 वाला कह रहा है कि भाई ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर या ऑर्डिनेंस प्रोमulgation वाली जो पावर है गवर्नर की वो कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 213 बताता है। 30 वाला कि जो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया जाता है गवर्नर के द्वारा, बाद में उसको अप्रूव करवाना पड़ता है किससे? प्रेसिडेंट से या राज्य की विधानसभा से या फिर मिनिस्टर्स से या नन ऑफ दीज? राज्य की विधानसभा से।
सिमिलर है जैसे प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस या अध्यादेश प्रोमलगेट करते हैं तो उसको सेशन शुरू होते ही 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से या अप्रूव करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से। सेम रूल यहाँ पे भी लागू होता है। 30 वाला क्वेश्चन हो गया। 31 कह रहा है कौन से आर्टिकल है भारत के संविधान का जो कि बताता है कि ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर होगी गवर्नर के पास में। 213। 32 कह रहा है इनमें से कौन अपॉइंट नहीं किया जाता गवर्नर के द्वारा, सीएम या फिर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल या मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट सॉरी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, हाई कोर्ट के जजेस भी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। द गवर्नर डज नॉट हैव पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। हाँ, गवर्नर के पास पावर नहीं है कि वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर ले। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, उसके साइन के बिना कोई राज्य की विधानसभा कानून नहीं बना सकती। ही हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के अंदर वो नॉमिनेट कर सकता है। विधानसभा में भी कर सकता है, विधान परिषद में भी कर सकता है। विधानसभा में किसको कर सकता था? एंग्लो इंडियन को, लेकिन अब वो हटा दिया गया। अब वो सिर्फ विधान परिषद में कर सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट सिर्फ राज्यसभा में कर सकते हैं। ही हैज़ नो जुडिशियल पावर। उसके पास जुडिशियल पावर नहीं होती है। वो भी कम्यूट कर सकता है, पार्डन कर सकता है, रिप्रीव, रेमिशन, रेस्पाइट, ये सब कर सकता है। हाँ, बस वो एक चीज़ नहीं कर सकता, मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो गवर्नर के बारे में सच नहीं है? ये द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। हाँ। ही कैन पार्डन सेंटेंस ऑफ डेथ। नहीं, ये मौत की सज़ा कम नहीं कर सकता, पार्डन नहीं कर सकता। पार्डन का मतलब है कि मौत की सज़ा ख़त्म हो गई और आपको अब कोई सज़ा नहीं काटनी पड़ेगी। पार्डन का मतलब होता है पूरी तरीके से माफ़। कम्यूट का मतलब होता है मौत की सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आजीवन कारावास मिल जाएगा, थोड़ा सा लेसर डिग्री की सज़ा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। असर्शन एंड रीज़न। असर्शन कह रहा है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को हम स्यू नहीं कर सकते, मतलब उनको कोर्ट के अंदर उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते फॉर एनी लॉ, मतलब इन एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर, ऐसा कह रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के खिलाफ, लेकिन हाँ, सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं उनको 14 दिन का नोटिस देकर। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। रीज़न कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच एंड द गवर्नर्स में बी डिसमिस्ड फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स डन। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है और गवर्नर को डिसमिस किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ करता है तो। हाँ, करेक्ट। 36 वाला कह रहा है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती गवर्नर के खिलाफ में किसी भी कोर्ट में ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। हाँ, करेक्ट। सिविल हो सकती है, क्रिमिनल नहीं हो सकती। दूसरा कह रहा है एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जो उसकी सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, वो कम नहीं कर सकते ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। 37 कह रहा है इनमें से क्या चीज़ सच नहीं है? प्रेसिडेंट और गवर्नर इज़ इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शंस फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स। जो भी वो ऑफिशियल कैपेसिटी में, जो भी वो अपने पोस्ट में रहते हुए जो भी काम करते हैं, उनके लिए, मतलब आप उनके काम के खिलाफ आप उन पे कोई केस नहीं कर सकते। हाँ, ये सच है। नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। किसी भी कोर्ट को ये इजाज़त नहीं है कि वो रिट इशू करे गवर्नर को, बोले कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। सेम प्रेसिडेंट के लिए भी 2 महीने का नोटिस दिया जाता है सिविल प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले उनको। हाँ, दिया जाता है। कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंक्वायर
द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। कोर्ट्स को इजाज़त है कि वो पूछ सकती हैं कि मिनिस्टर क्या क्या एडवाइस दे रहा है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को। नहीं, ऐसा नहीं है, कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है। 38 वाला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में किसका इम्पीचमेंट का प्रोविज़न नहीं है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट। वैसे गवर्नर का भी नहीं है, CGI का भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का भी नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट का है। 39 कह रहा है पहली लेडी जो कि गवर्नर बनी थी भारत की, तो वो थी सरोजनी नायडू, और वो बनी थी यूपी की, 1949 में बनी थी। फिर पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया? सरोजनी नायडू। 13 फरवरी वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले हम लोग मनाते हैं वुमेंस डे इंडिया के अंदर, और किसकी बर्थडे पर मनाते हैं? सरोजनी नायडू की बर्थडे पर। और सरोजनी नायडू गवर्नर रहते हुए ही एक्सपायर हो गई थी। फिर 47 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से किसने सजेस्ट किया था कि जो गवर्नर है वो कोई न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, स्टेट के बाहर का होना चाहिए, जिसका कोई पॉलिटिकल मोटिव ना हो और पॉलिटिकल पास ना हो? तो वो सजेस्ट किया था सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ये सेंटर और स्टेट रिलेशन के बीच में बताते हैं। तो सरकारिया कमीशन 1983 में आया था, पुंछी 2006 में आया था। तो सरकारिया ने कहा था कि गवर्नर न्यूट्रल इंसान होना चाहिए।